नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बीपी सर में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम। तो चलते हैं आज थोड़ा प्रकाश का परावर्तन रिवीजन कर लेते हैं और आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन के बारे में से हमने कल क्या पढ़ा था उसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले परावर्तन पढ़े थे, जिसमें परावर्तन की परिभाषा में ये पता चला था कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से आती है और दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश के इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम में हम दो नियम पढ़े थे। पहला नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम ये था कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण I इज इक्वल कोण R, जहाँ कोण I आपतन कोण है तथा कोण R परावर्तन कोण है। तो आज हम शुरू करते हैं दर्पण से, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इसमें लगभग हम लोग 7 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहला नंबर पे कि ध्रुव पोल क्या होता है। गोलीय दर्पण में पोल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक दर्पण लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई दर्पण है। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, यानी इसका जो ये परावर्तक तल के जो इसका मध्य बिंदु होगा उसी को हम ध्रुव बोलते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये हो गया पहला कि किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जो दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण होता है वो एक खोखले गोले का भाग होता है। जब आप लोगों ने दर्पण का, गोलीय दर्पण का परिभाषा पढ़ा होगा तो उसमें हम पढ़ते हैं कि एक गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का भाग होता है, जिसका एक सतह पॉलिश किया होता है और दूसरा चमकदार होता है। तो ये जो गोलीय दर्पण है ये जिस खोखले गोले का भाग होता है, मान लीजिए ये इसे हम एक खोखला गोला से काट के बनाए हैं। ये मान लेते हैं ये एक खोखला गोला है जिसको काट के यहाँ से हम इस दर्पण को बनाए हैं। तो इस खोखले गोले का जो सेंटर पॉइंट होगा यानी केंद्र होगा, वही इस गोलीय दर्पण का परावर्तक वक्रता केंद्र होता है। अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि वक्रता केंद्र जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र को C से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे जो है वक्रता केंद्र के बाद हम तीसरा पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जो वक्रता केंद्र
तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, यहाँ पे वक्रता केंद्र है और यहाँ पे ध्रुव, इनके बीच की जो दूरी डिस्टेंस होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको r से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? r से। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इसमें हम एक पढ़ेंगे मुख्य अक्ष। चौथा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के लिए एक अलग फिगर बनाते हैं। यहाँ पे ये हो गया P पोल, यहाँ पे एक हो गया सेंटर C। जब हम C और P दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं, C तथा P को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं, तो इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। अर्थात इसको लिख सकते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हो गया मेरा मुख्य अक्ष। चौथा है फोकस, जिसको F से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं ये दर्पण है। जब हम मुख्य अक्ष के समांतर इस पे प्रकाश किरण डालते हैं, यहाँ से एक प्रकाश किरण हमने यहाँ से डाल दिया, एक प्रकाश किरण यहाँ से डाल दिया, तो परावर्तन के पश्चात जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उसे F फोकस कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पे केंद्रित होती हैं या केंद्रित होती हुई प्रतीक होती हैं, उन्हें फोकस कहते हैं। 5वां नंबर पे है फोकस। इसमें एक अवतल, ये मेरा अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण भी ले लेते हैं और बड़ा बनाते हैं थोड़ा। इसका ये मुख्य अक्ष है। यहाँ से हम एक प्रकाश किरण डालते हैं और एक इधर से भी डालते हैं। जब ये दर्पण से टकराएगी तो यहाँ ये इधर वापस हो जाएगी और ये किरण हमारा इधर वापस हो जाएगी। जब हम इसको पीछे मिलाएंगे तो ये एक पॉइंट पे कटेगी दोनों। तो इसमें यहाँ पे जब हम उत्तल दर्पण पे प्रकाश किरणों को डालते हैं तो वास्तव में किसी बिंदु पे नहीं मिलती, वास्तव में किसी बिंदु पे नहीं मिलती। इस वजह से इसे पीछे डॉटेड लाइन द्वारा मिलाया जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तथा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब जिस बिंदु पे एकत्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस, क्योंकि हम फोकस का परिभाषा ही लिख रहे हैं तो फोकस इसमें नहीं लेंगे। जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो आती हैं और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे एकत्रित होती प्रतीत होती हैं उसे फोकस कहते हैं। इसमें एकत्रित होती हुई प्रतीत होंगी और इसमें एकत्रित होंगी, या फिर मिलती हुई, इसको एकत्रित होने को मिलती हुई भी लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस कहते हैं। अर्थात एक बार हम इसको और बता देते हैं कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें
परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम फोकस कहते हैं। इसके बाद एक हमारा आता है छठवां, फोकस दूरी। फोकस दूरी, इसमें होता है कि फोकस F तथा वक्रता केंद्र P के बीच की दूरी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस तथा वक्रता नहीं, फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी, और इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी, फोकस तथा ध्रुव, यहाँ पे ध्रुव पोल है P और F, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसे फोकस दूरी कहते हैं। और एक होता है फोकस तल। फोकस के लंबवत स्थित समतल को फोकस तल कहते हैं। सातवां एक होता है फोकस तल। फोकस के लंबवत स्थित समतल को फोकस तल कहते हैं। इसके परपेंडिकुलर जो कोई भी लंबवत समतल होगा उसे फोकस तल कहेंगे। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक रहा, बाकी हम कल पढ़ेंगे। कल हम या तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे या फिर हो सकता है कि कल तो संडे है इसलिए कल क्लास बंद रहेगी। मेरा कोशिश रहेगा कि मंडे को हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना पढ़ाएंगे या तो फिर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रतिबिंब का बनना उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हम कल पहले दर्पण सूत्र के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि प्रतिबिंब का बनना उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। या फिर एक काम करते हैं, कल पढ़ा ही देंगे, मंडे को हमारा चलेगा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कल हम मंडे को हम अवतल दर्पण द्वारा पहले हम पढ़ेंगे कि हाँ प्रकाश के प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ेंगे, और उसके बाद अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे, जितना उसमें कवर हो जाए। तो ठीक है, इसी के साथ आज का टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद।